अभी देखो गोइंग कंसर्न से जुड़ा हुआ हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा गोइंग कंसर्न के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है तभी जाके जो है आप अपने असेट को करंट और नॉन करंट एसेट में डिवाइड करते हो। और यहाँ पर बात हो रही है फिक्स एसेट की। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने फिक्स एसेट को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिक्स एसेट को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। और ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें फिक्स एसेट को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसको। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट अ फिक्स एसेट लाइक बिल्डिंग मशीन फर्नीचर एक्सेट्रा इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एक्चुअली पेड फॉर इट। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हम जो है अपनी फिक्स एसेट को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे जो प्राइस हमने एक्चुअली पे करा है। यानी जो प्राइस पर हमने अपनी फिक्स एसेट को परचेज करा है वो प्राइस हमारा फिक्स एसेट के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा। इस प्राइस को हम एक्विजिशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्राइस एक्चुअली पेड फॉर इट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा सबसे पहले परचेज प्राइस। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो लेट सपोज हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं। मशीन हमारा फिक्स एसेट है, तो हमने 10 लाख की मशीन परचेज करी जो कि हमारे मशीन का परचेज प्राइस कहलाएगा। अब हमने मशीन को परचेज तो कर लिया, लेकिन मशीन को चलाने के लिए उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मशीन के इंस्टॉलेशन का भी कुछ खर्चा लगेगा। तो लेट सपोज हमारे मशीन के इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका प्राइस एक्चुअली पेड फॉर इट के अंदर परचेज प्राइस भी आएगा और साथ के साथ इंस्टॉलेशन का खर्चा भी आएगा, अमाउंट स्पेंड इन इंस्टॉलिंग। और साथ के साथ आपका वो सभी एक्सपेंसेस आएंगे जो आपने पे करे हैं अपने असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए। ऑल एक्सपेंसेस पेड इन मेकिंग द असेट रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज का मतलब है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक आपकी मशीन यूज करने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक का आपका मशीन के ऊपर जितना भी खर्चा लगा है वो सारा खर्चा आपका प्राइस एक्चुअली पेड फॉर इट के अंदर इंक्लूड होगा, यानी हमारे एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर मैं बात करूं ऑल एक्सपेंसेस की, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हम पे कर सकते हैं, तो अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन को सेलर की शॉप से बायर की फैक्ट्री तक भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए टेम्पो का खर्चा लगेगा, टेम्पो का किराया लगेगा। तो मशीन को लाने का किराया भी तो बायर ही पे करेगा। तो वो किराए का खर्चा हमारा इस ऑल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो हमारा किराया लगा था मशीन को लाने का, टेम्पो का जो हमने किराया पे करा था वो था 80,000 रुपए। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि असेट रेडी फॉर यूज, आपकी मशीन रेडी फॉर यूज होने तक आपका मशीन के ऊपर कितना खर्चा लगा, तो आप बता सकते हो। मशीन का परचेज प्राइस था 10 लाख और मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन का 1 लाख का खर्चा लगा, टोटल हो गया 11 लाख। और साथ के साथ मैंने मशीन को लाने का किराया भी पे करा 80,000 का। तो 10 लाख प्लस एक 11 लाख प्लस 80,000, 11,80,000 हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, जिसको हम एक्विजिशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर प्राइस एक्चुअली पेड फॉर इट भी बोल सकते हैं। तो फिक्स एसेट के रेडी फॉर यूज होने तक का जितना भी आपका खर्चा लगता है वो सारा खर्चा आपके एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ फिक्स एसेट के बारे में बात करता है। ये सिर्फ फिक्स एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कभी भी करंट एसेट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट करंट एसेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जहाँ तक करंट एसेट को हम अपने मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हमारे पास कुछ बेनिफिट भी होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल होता है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है किसी का भी कोई पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। आप जब भी अपने फिक्स असेट को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास असेट को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करने का पूरा एविडेंस प्रेजेंट होता है। जब भी कोई बायर सेलर से फिक्स असेट परचेज करता है तो सेलर जो है उसको एक इनवॉइस देता है, एक बिल देता है, जिसको हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो बायर के पास हमेशा जो है इनवॉइस और बिल होता है जिसके अंदर फिक्स असेट का कॉस्ट प्राइस लिखा होता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है। फिक्स एसेट की कॉस्ट को हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इनवॉइस होगा, जो बिल होगा, उससे हम आराम से फिक्स एसेट की कॉस्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर हमारा एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पर्सनल जजमेंट से बिल्कुल फ्री है। पर्सनल जजमेंट की कोई भी बात नहीं आती। ऐसा नहीं है अकाउंटेंट जो है अपनी मर्जी से अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट को चेंज कर देगा। ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिक्स एसेट का इनवॉइस और बिल हमेशा प्रेजेंट होता है। तो समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा पहला बेनिफिट। अब अगर मैं दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो दूसरा बेनिफिट हमें ये बताता है कि आखिर हम कॉस्ट प्राइस पर अपने फिक्स एसेट को रिकॉर्ड क्यों करते हैं।
मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि फिक्स एसेट को अगर हम मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करें तो उससे जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू पिक्चर शो करेगी। अगर आप अपनी फिक्स एसेट को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो तो उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू पोजीशन दिखाई देगी, आपकी बैलेंस शीट की ट्रू पोजीशन शो होगी। लेकिन उसके बावजूद आखिर हम अपनी फिक्स एसेट को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड ना करते हुए कॉस्ट प्राइस पर क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड बेनिफिट है ये हमें इसी के बारे में बता रहा है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू चेंजेस एवरी ईयर। तो मार्केट वैल्यू जो है हर साल चेंज होगी। हर साल तो छोड़ो, मैं कहता हूँ हर महीने चेंज होती है। और एक ही सेम असेट का अगर आप दो तीन अलग अलग मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस चेक करो तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हर मार्केट के अंदर उस सेम असेट का मार्केट प्राइस अलग अलग है। एक मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस कुछ और बताया जा रहा है, वहीं दूसरी मार्केट के अंदर उसी असेट का मार्केट प्राइस कुछ और बताया जा रहा है। तो किसी भी एसेट का मार्केट प्राइस निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर वहां पर जो है अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट भी आ जाएगा। अकाउंटेंट जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि ये मार्केट ज्यादा बढ़िया है, इस मार्केट में ज्यादा एक्यूरेट प्राइस बताया जा रहा है, तो मैं इस मार्केट के हिसाब से अपनी एसेट की वैल्यूएशन कर देता हूँ। तो फिर वहां पर ऑब्जेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी, वहां पर पर्सनल जजमेंट आ जाएगा, बायसनेस आ जाएगी। तो किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और साथ के साथ वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस का कोई एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं होता जिससे हम एक्यूरेट मार्केट प्राइस निकाल पाए, तो इसीलिए जो है हम अपनी एसेट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो समझ में आ रही है बात। थर्ड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये बात हम सबको पता है कि फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात मैं पहले आपके साथ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली द कॉस्ट प्राइस एंड द एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट आर रिक्वायर्ड। तो हम किसी भी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं अपने यूजफुल लाइफ से। लेट सपोज हमने एक मशीन परचेज करी है जिसका कॉस्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज, और इस मशीन को जो है हम अगले 10 सालों तक इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी इस मशीन की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल की है। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, और कितने साल तक ये मशीन चलेगी, 10 साल तक। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है हर साल 1-1 लाख रुपए की मशीन यूज करेंगे। तो 1-1 लाख रुपए जो हमने ये अमाउंट निकाला इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस की मदद से हम आसानी से किसी भी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे 3 बेनिफिट हो गए कॉस्ट कॉन्सेप्ट के। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की, कुछ ड्रॉबैक्स की। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें से सबसे पहली लिमिटेशन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इग्नोर कर देता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अ पीस ऑफ लैंड परचेज ऑन 1 जनवरी 1995 फॉर ₹20,000 may cost ₹1 lakh as on 1 January 2020. So if the accountant makes valuation of asset at historical cost, the account will not reflect the true position. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक लैंड परचेज करा गया है 1 जनवरी 1995 को। कितने का लैंड है, 20,000 का। लैंड की कॉस्ट प्राइस 20,000 है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2020 को उसी लैंड का मार्केट प्राइस हो चुका है 1 लाख। अब ये प्राइस कैसे बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया है। जो लैंड 1995 में 20,000 की थी, उस लैंड का मार्केट प्राइस 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए हो गया। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि 2020 में अकाउंटेंट इस लैंड को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेगा, क्या 20,000 पे रिकॉर्ड करेगा या 1 लाख पे रिकॉर्ड करेगा? तो सिंपल सी बात है, हम आराम से बोल सकते हैं कि लैंड जो है हमारी नॉन करंट एसेट है, जो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती है। इसका मार्केट प्राइस जो मर्जी होता रहे, इन्फ्लेशन की वजह से जितना मर्जी प्राइस इंक्रीज होता रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं और अपनी एसेट को, अपने लैंड को 2020 में भी 20,000 के प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स के अंदर लैंड की ट्रू पिक्चर, ट्रू पोजीशन शो नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक हो गया कि इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं दिखाया जाता, यानी हमारी एसेट की ट्रू पोजीशन को, ट्रू मार्केट वैल्यू को शो नहीं करा जाता। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन हो गई। अब अगर मैं दूसरे लिमिटेशन की बात करूं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने अकाउंट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से बनाते हो, तो उस केस में आपके जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबिलिटी लूज कर देंगे। आपके अकाउंट्स के अंदर जो आपके फिक्स एसेट लिखे हुए हैं उसको जो है हम आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स ने जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और मशीन परचेज करी है
1 जनवरी 1995 को विच प्रोड्यूस रुपीज 50,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर 2020। ये जो 1 लाख की मशीन परचेज करी थी 1995 में, ये मशीन जो है मिस्टर एक्स को 2020 में 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं मिस्टर वाई की, तो मिस्टर वाई ने जो है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और मशीन परचेज करी थी 2005 में, 1 जनवरी 2005 में मशीन परचेज करी थी, और ये मशीन जो है मिस्टर वाई को 2020 में 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है। तो यहाँ पर आगे बोला हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो 50% की रेट से अर्न कर रहा है। मिस्टर एक्स ने 1 लाख की मशीन परचेज करी थी, तो ये 1 लाख की मशीन जो है मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए कमा के दे रही है, यानी 50% कैश इनफ्लो कर रही है। वहीं अगर मैं मिस्टर वाई की बात करूं, तो मिस्टर वाई का रिटर्न कितना है, तो मिस्टर वाई के जो अर्न करने की रेट है वो है 10%। मिस्टर वाई ने जो है 5 लाख की मशीन परचेज करी थी, जो मशीन जो है मिस्टर वाई को 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है। 5 लाख का 50,000 कितना हुआ, 10%। तो 5 लाख की मशीन के ऊपर 50,000 का कैश इनफ्लो मिल रहा है, यानी 10% का कैश इनफ्लो मिल रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट है, एक्स की या वाई की, तो आपका क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर एक्स की मशीन ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो उसे 50% का कैश इनफ्लो दे रही है, वहीं मिस्टर वाई की मशीन जो है उसे सिर्फ 10% का कैश इनफ्लो दे रही है। तो जो स्टूडेंट इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उनको अभी रुक जाना चाहिए, कुछ बातें और सुन लेनी चाहिए, तब जाके आपको ज्यादा अच्छे से बात क्लियर होगी। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखो, दो लोग हैं हमारे पास, एक है मिस्टर एक्स और दूसरा है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मशीन परचेज करी थी 1 जनवरी 1995 को, कितने की मशीन परचेज करी थी, 1 लाख की। और मिस्टर वाई ने जो है मशीन परचेज करी थी 1 जनवरी 2005 को, कितने की परचेज करी थी, 5 लाख की। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि 2020 में मिस्टर एक्स को उसकी मशीन 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है, वहीं मिस्टर वाई को भी उसकी मशीन 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही है। लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी मशीन के ऊपर, जिसका उसे 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, 1 लाख का 50% यानी 50,000 का उसे कैश इनफ्लो मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मिस्टर वाई की, तो मिस्टर वाई ने मशीन के ऊपर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, जिसका उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। मिस्टर वाई को 50,000 का कैश इनफ्लो मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हम इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट है। हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि मिस्टर एक्स ने मशीन को 1995 में परचेज करा था, वहीं मिस्टर वाई ने मशीन को 2005 में परचेज करा है। हो सकता है 1995 में मिस्टर एक्स को 1 लाख में 10 मशीन मिल गई हो, वहीं मिस्टर वाई को 2005 में 5 लाख में सिर्फ एक ही मशीन मिली हो। इन्फ्लेशन भी तो रीजन है ना, 1995 में मशीन सस्ती थी, वहीं 2005 में मशीन महंगी हो गई। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि 1995 में मिस्टर एक्स को 1 लाख में 10 मशीन मिल गई हो और मिस्टर वाई को 2005 में सिर्फ एक मशीन मिली हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स को 1 लाख में बहुत अच्छी मशीन मिल गई हो, बहुत ही बढ़िया वाली मशीन मिल गई हो, वहीं मिस्टर वाई को 2005 में 5 लाख की एक एवरेज मशीन मिली हो। तो सभी तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर जो है टाइम का बहुत बड़ा गैप है, 10 साल का गैप है, और 10 साल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मिस्टर एक्स के पास एक मशीन है या 10 मशीन है, या मिस्टर वाई के पास जो मशीन है वो उतनी ही एडवांस है, उतनी ही पावरफुल है जितनी पावरफुल मशीन मिस्टर एक्स के पास है। तो अगर हमें सिर्फ इतना डेटा गिवन है, तो इससे हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। हम जो है यहाँ पर इन दोनों मशीनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इनके कैश फ्लो का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट प्राइस देख के आप किसी भी असेट की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इन दोनों का कंपैरिजन तो आपस में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस में अपनी एसेट को रिकॉर्ड करते हो, तो उसकी वजह से जो है हमारे अकाउंट्स कंपैरेबिलिटी लूज कर देते हैं। तो ये हमारी सेकंड लिमिटेशन हो गई। अब अगर मैं बात करूं थर्ड लिमिटेशन की, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मैनी एसेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। तो बिजनेस के अंदर हमारे पास कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट एसेट होती हैं जिनका कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता, कोई परचेज प्राइस नहीं होता। जैसे कि हमारे ह्यूमन एसेट, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि ह्यूमन भी हमारे बिजनेस के एसेट होते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो पूरा का पूरा ह्यूमन है, और ह्यूमन जो है वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होता है। लेकिन हमारा जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसने हमें साफ साफ बोल दिया था कि आप जो है ह्यूमन को असेट मानकर कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। और वही बात जो है यहाँ पर हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि ह्यूमन एसेट की कोई भी एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाता है ह्यूमन के एफर्ट्स को रिकॉर्ड करने में, हमारे एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी को रिकॉर्ड करने में, उनके हार्डवर्क को रिकॉर्ड करने में। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज सच एसेट ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा अंडर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट मार्केट वैल्यू आर इग्नोर्ड।
तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट वैल्यू को इग्नोर करा जाता है विद द रिजल्ट दैट बैलेंस शीट डज नॉट डिस्क्लोज द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो मार्केट वैल्यू इग्नोर करने की वजह से हमारे जो एसेट की रियल वैल्यू है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो शो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है बैलेंस शीट के अंदर कभी भी बिजनेस की रियल वर्थ डिस्क्लोज नहीं हो पाती। तो समझ में आ गया। अब एक लास्ट लिमिटेशन है हमारी, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये लोग कौन है? ये है हमारे अकाउंटिंग यूजर्स। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था अकाउंटिंग यूजर्स, जिनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, जिनको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, तो ये हमारे अकाउंटिंग यूजर्स है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उनको हमेशा एक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, यानी वो जो है एसेट की करंट वैल्यू जानना चाहते हैं कि आखिर बिजनेस की रियल वर्थ कितनी है, बिजनेस का रियल मार्केट प्राइस कितना है। लेकिन हम जो है अपनी एसेट को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग यूजर्स के लिए भी यूजफुल नहीं होता। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। तो टोटल 5 लिमिटेशन हमने देख ली और 3 बेनिफिट देख लिए। तो क्लियर हो गया आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है बात होती है रिवेन्यू की। ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवेन्यू के ऊपर बात करता है। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, एक बार देख लेते हैं।